यस। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इस चैप्टर जो है चैप्टर 3 इसमें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अबाउट 118 एलिमेंट्स, अब तक टोटल कितने एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं 118, जिसमें से मोर देन 90 जो है वो मेटल्स हैं, 22 नॉन मेटल्स हैं और कुछ मेटलॉइड्स हैं। उसके अलावा कुछ पॉपुलर मेटल्स जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, ये सारे क्या हैं, मेटल्स हैं। अब मेटल्स का क्या क्या यूज़ होता है अगर हम अपने आसपास देखें मेटल्स से, तो मेटल्स के जैसे ब्रिजेस बनाए जाते हैं, रेलवे ट्रैक्स बनते हैं, ट्रेन्स, कार, शिप्स, एरोप्लेन्स, इनके मैन्युफैक्चरिंग में आयरन का अधिकतर, आयरन एल्युमिनियम का इस्तेमाल होता है ना। ज्वेलरी बनाने के लिए हम गोल्ड, सिल्वर, कॉपर का इस्तेमाल करते हैं। कॉइन्स बनाने और बर्तन बनाने के लिए एल्युमिनियम का और कॉपर का यूज़ करते हैं। इसके अलावा डिफेंस मैकेनिज़्म और उसके पार्ट्स बनाने के लिए भी मेटल्स का यूज़ करते हैं। तो मेटल्स के बहुत सारे इम्पोर्टेंट हमारे आसपास यूजेस होते हैं। और इसके अलावा कुछ पॉपुलर नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अधिकतर गैसियस होते हैं नॉन मेटल्स। तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फ़र, फॉस्फोरस, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये सारे कुछ नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल हैं। अगर हम बात करें नॉन मेटल्स तो अधिकतर एज ए कार्बन एज ए फ्यूल यूज़ होता है, एज ए न्यूट्रिएंट यूज़ होता है। इलेक्ट्रोड्स और ज्वेलरी बनाने में जो कार्बन का एक एलोट्रॉप होता है, ग्रेफाइट जो आपका डायमंड, वो एज ए ज्वेलरी में इस्तेमाल होता है। तो ऑक्सीजन का इस्तेमाल रेस्पिरेशन में और कंबशन में। फिर हाइड्रोजन भी एज अ फ्यूल इस्तेमाल होता है, वेजिटेबल घी बनाने में, फर्टिलाइज़र में, तीनों में इस्तेमाल किया जाता है। नाइट्रोजन का भी आपको पता है, रेंसिडिटी से बचाने के लिए फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, चिप्स के पैकेट्स में इसका यूज़ होता है। फिर टायर्स के मेकिंग में, एसिड्स के मेकिंग में, फर्टिलाइज़र्स और एक्सप्लोजिव्स मेकिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कुछ नॉन मेटल्स जो हमारे आसपास हैं उनके यूजेस है। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स की यूज़ देख लिए। अब अगर हम प्रॉपर तरीके से दोनों को देखें, दोनों में मेजर डिफरेंसेस क्या क्या है, तो ये दोनों के प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हुए हम डिफरेंसेस देख लेंगे। सबसे पहला अगर मेटल की हम बात करें तो मेटल जो है उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ मोस्टली सॉलिड होते हैं, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी। ओनली लिक्विड जो मेटल है वो है मरकरी, जिसका सिंबल होता है Hg, ठीक है। इसके अलावा एक गैलियम और सीजियम, ठीक है, गैलियम और सीजियम दो ऐसे मेटल्स होते हैं जो अगर आप हाथ पे रखो तो पिघल जाते हैं, ठीक है, गैलियम और सीजियम। तो ये रूम टेम्परेचर पे तो सॉलिड होता है, बट जैसे ही रूम टेम्परेचर से ज़्यादा 27 डिग्री सेल्सियस इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है, और एक्चुअल हम रूम टेम्परेचर लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे तो ये सॉलिड है, बट जैसे ही 27 डिग्री सेल्सियस होता है तो ये भी मेल्ट हो जाते हैं। तो ये ईजिली मेल्ट होने वाले मेटल्स हैं। लेकिन मरकरी जो है वो पूरी तरह से लिक्विड होता है और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ अधिकतर, इसके अलावा बाकी जो है वो सॉलिड होते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें तो नॉन मेटल्स तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, ये सब गैसेस फॉर्म में होते हैं। आयोडीन सॉलिड और लिक्विड दोनों फॉर्म में होता है, ठीक है। और ब्रोमीन भी जो है वो भी लिक्विड फॉर्म में होता है, ब्रोमीन भी लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है, ये भी लिक्विड फॉर्म में होता है। क्लोरीन भी आपका, क्लोरीन गैसेस फॉर्म में होता है, आयोडीन सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है। इसके अलावा डक्टाइल और मेलिएबल। डक्टाइल क्या होते हैं कि उन मेटल्स को आप उसको खींचकर उसके तार बना सकते हो। तो डक्टाइल मीन्स थिन वायर्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम देम, तो वायर्स उनसे बनाए जा सकते हैं। मेलिएबल उनको पीट के एक शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और नॉन मेटल्स होते हैं नॉन डक्टाइल और नॉन मेलिएबल। वो नॉन डक्टाइल और नॉन मेलिएबल मतलब उनको आप खींच के तार नहीं बना सकते और ना ही उनको आप पीट के उनको एक सेपरेट शीट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो उनको अगर आप तोड़ोगे तो वो टूट जाएंगे। तीसरा है सोनोरस एंड लस्ट्रस। मेटल्स आर सोनरस, कि अगर आप मेटल से किसी चीज़ को टकराओ तो उसमें से आवाज़ आती है, वो आवाज़ प्रोड्यूस करते हैं। और लस्ट्रस का मतलब होता है कि उसमें से शाइन निकलता है, इसीलिए उसका लस्ट्रस प्रॉपर्टी के कारण ही उसका इस्तेमाल ज्वेलरीज बनाने के लिए किया जाता है। नॉन मेटल्स जो है वो नॉन सोनोरस होते हैं और नॉन लस्ट्रस होते हैं, एक्सेप्ट आयोडीन और ग्रेफाइट। आयोडीन और ग्रेफाइट जो है वो लस्ट्रस होते हैं, बाकी सारे नॉन लस्ट्रस होते हैं। इसके अलावा मेटल्स का जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, जैसा अभी मैंने कहा था। सीजियम और गैलियम इन दोनों का वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, दैट इज़ 2
इसका 300 डिग्री केल्विन अगर आप देखो, और अगर उसमें लोगे तो 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और नॉन मेटल्स दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्ट डायमंड, डायमंड के अलावा बाकी सभी का मेल्टिंग पॉइंट वेरी लो होता है। नेक्स्ट है जनरली दे आर गुड कंडक्टर, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स जो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर है। और एक्सेप्शन क्या है कि लेड एंड मरकरी, लेड एंड मरकरी ये गुड कंडक्टर नहीं है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। नेक्स्ट है पुअर कंडक्टर, पुअर कंडक्टर एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसके अलावा बाकी सभी जो है नॉन मेटल्स वो पुअर कंडक्टर होते हैं। फिर अगर हम मेटल्स की बात करें तो दे हैव हाई डेंसिटी, बट उनकी डेंसिटी बहुत हाई होती है, बट सोडियम एंड पोटेशियम हैव लो डेंसिटी, अधिकतर मेटल्स की डेंसिटी हाई होता है एक्सेप्ट सोडियम और पोटेशियम। और जनरली नॉन मेटल्स की डेंसिटी लो होती है। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो मेटल ऑक्साइड्स जो हैं वो बेसिक नेचर के या एम्फोटेरिक नेचर, मीन्स अगर उसको वाटर के साथ रिएक्ट किया जाए तो वो बेसिक कंपाउंड बनाएंगे, या एम्फोटेरिक मीन्स वो एसिडिक भी किसी किसी केस में बनाते हैं, हम पढ़ेंगे। लेकिन नॉन मेटल्स के ऑक्साइड दे जनरली आर एसिडिक इन नेचर, ये पिछले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था। उसके बाद मैनी मेटल्स डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स, बहुत सारे मेटल जो है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं एसिड्स में से और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करते हैं, क्योंकि दे आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। बट नॉन मेटल्स कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड बिकॉज हाइड्रोजन मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल होता है, इसलिए उससे ज़्यादा रिएक्टिव कोई भी नॉन मेटल नहीं है जो उसको डिस्प्लेस कर सके। उसके बाद है मेटल ऑक्साइड्स आर आयोनिक इन नेचर, मेटल ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, आयोनिक इन नेचर होते हैं। और नॉन मेटल्स ऑक्साइड आर कोवेलेंट इन नेचर, वो इलेक्ट्रॉन शेयर करके कंपाउंड बनाते हैं वो, और मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स दे के। तो नॉन मेटल्स ऑक्साइड आर कोवेलेंट इन नेचर, मेटल ऑक्साइड्स आर आयोनिक इन नेचर। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ और डिफरेंसेस थे मेटल्स और नॉन मेटल्स में, इसको अच्छे से समझ लो। कोई किसी पॉइंट में डाउट है तो बताओ। इसमें ध्यान रखना ब्रोमीन जो है वो लिक्विड में आएगा, ब्रोमीन लिक्विड में, आयोडीन सॉलिड में, क्लोरीन गैस में, ठीक है। ये लिक्विड ब्रोमीन के लिए लिखा गया है, वो गलत तरीके से आयोडीन के लिए आ गया था। क्लियर हो गया, कोई डाउट? यस, तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का हमने देख लिया। अब आगे पढ़ते हैं। अब है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, कि मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होते हैं, मीन्स किसके साथ कैसे रिएक्ट करता है मेटल्स। तो सबसे पहला हम रिएक्शन विद एयर, एयर मीन्स सिंपल एयर का कभी भी रिएक्शन होता है मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, ठीक है। तो एयर में क्योंकि ऑक्सीजन ही मेन रिएक्टिव एलिमेंट होता है, इसके अलावा नाइट्रोजन मेजरली प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन जो है वो बहुत ही नॉन रिएक्टिव गैस होता है। तो कभी भी अगर हम एयर के साथ रिएक्शन करते हैं तो मोस्टली हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन शो करते हैं। अब अगर इसकी बात करें तो मेटल्स जो है वो या तो बर्न हो जाते हैं या तो रिएक्ट करते हैं, या बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते। अगर रिएक्ट करते हैं तो दे मेटल रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन एंड दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स, ठीक है। कुछ मेटल्स जैसे सोडियम एंड पोटेशियम उनको इमर्ज करके रखते हैं केरोसिन में, क्योंकि वो आसानी से रिएक्ट करते हैं एयर के साथ और विगरसली रिएक्ट कर जाते हैं और तुरंत उनमें आग लग जाती है, इसलिए इनको केरोसिन के अंदर इमर्ज करके रखता है, बिकॉज दे आर मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। तो मोस्ट सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है पोटेशियम, उसके बाद है आपका सोडियम, इसीलिए इनको केरोसिन में रखा जाता है क्योंकि ये एयर के साथ आसानी से रिएक्ट कर लेते हैं, और वाटर के साथ भी, क्योंकि वाटर में भी ऑक्सीजन है तो वाटर के साथ भी आसानी से रिएक्ट करते हैं, दैट्स वाई दे आर केप्ट इमर्ज्ड इन केरोसिन। उसके बाद कुछ मेटल जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, ये भी रिएक्ट करते हैं स्लोली विद एयर, और उनके ऊपर एक लेयर आ जाती है, प्रोटेक्टिव लेयर। और मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम को अगर बर्न करना हो एयर में, कैन बर्न इन एयर, लेकिन इसके अलावा भी वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ऑक्साइड बना लेती है। और आयरन और कॉपर, ये इसको हम बर्न नहीं कर सकते एयर में, लेकिन कंबाइन कर सकते हैं ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म देयर ऑक्साइड, ठीक है। तो कौन सी बर्न नहीं होती है, तो आयरन और कॉपर, ये ध्यान रखना। उससे कम रिएक्टिविटी सिल्वर, गोल्ड भी नहीं होगी, ठीक है।
तो जो मोस्ट रिएक्टिव है वो जल्दी रिएक्ट करेगी, लेस रिएक्टिव वो कम रिएक्ट करेगी। तो मैग्नीशियम के ऊपर नॉर्मली एयर के साथ रिएक्ट करके एक लेयर आ जाती है, और इसीलिए मैग्नीशियम को जब जलाने से पहले उसको सैंड पेपर से साफ़ किया जाता है, ये हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में। उसके बाद आयरन फिलिंग्स जो है, आयरन फिलिंग्स बर्न करते हैं जब उसको स्प्रिंकल करते हैं हम फ्लेम ऑफ बर्नर पे। इसके अलावा सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड ये बिल्कुल भी रिएक्शन शो नहीं करते, इसीलिए इन्हें हम नॉर्मली इनर्ट मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं? इनर्ट मेटल या नॉन रिएक्टिव मेटल। ये जल्दी रिएक्ट ही नहीं करते, और इसीलिए इनका इस्तेमाल ज्वेलरी बनाने के लिए किया जाता है। ताकि अगर ज्वेलरी बनाने में इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करेंगे एयर से तो ख़राब नहीं होंगे, ठीक है। तो एयर के साथ रेडिली रिएक्ट करता है सोडियम पोटेशियम, बट वो बहुत ज़्यादा विगरसली रिएक्ट करता है। तो नॉर्मली मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और लेड ये 4 स्लोली रिएक्ट करते हैं, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अगर सबसे पहले बात करें सोडियम करता है, तो सोडियम बना लेता है सोडियम ऑक्साइड Na2O, ठीक है। सोडियम की वैलेंसी होती है +1, ऑक्सीजन की होती है -2, फॉर्मूला हो जाता है Na2O, दिस इज सोडियम ऑक्साइड। फिर मैग्नीशियम जब रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कॉपर ऑक्साइड, और ये ब्लैक कलर का बन जाता है। और आयरन जब रिएक्ट करता है तो आयरन ऑक्साइड। ये जो रस्ट है, रस्ट का फार्मूला होता है, जंग लग जाता है ना आयरन पे, तो इसका फार्मूला होता है। उसके बाद एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? अच्छा, ये जो ऑक्साइड्स है ये अधिकतर किस नेचर के होते हैं? दे जैसे सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, दे मेनली, या कॉपर या कैल्शियम ऑक्साइड भी इसमें आ जाता है आपका, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ये सारे किस नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के। मींस इनको अगर वाटर के साथ ट्रीट करें तो वो बेस बनाते हैं। तो उसके बाद कुछ मेटल्स ऑक्साइड इसके अलावा, जैसे जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये दो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, और ये रिएक्शन भी ध्यान रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में आता है, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। तो कुछ मेटल ऑक्साइड्स लाइक जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेस के साथ भी। तो जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट दे रहा है, तो ये अगर एसिड है और एसिड के साथ रिएक्ट करके कोई कंपाउंड सॉल्ट दे रहा है, तब ये एज अ बेस रिएक्ट करता है। और जब हम इसको बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तब भी ये एक सॉल्ट दे रहा है, इसका मतलब ये एज अ एसिड बिहेव करता है। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 रिएक्ट्स बोथ एज एसिड एंड बेस, so that's why it is called amphoteric oxide. Amphoteric oxides, the oxides who reacts both as base as an acid. एग्जाम्पल दो हैं आपके, जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड। क्लियर हो गया यहाँ तक? उसके बाद है एक इम्पॉर्टेंट टर्म है एनोडाइजिंग ऑफ मेटल। एनोडाइजिंग क्या होता है कि एल्युमिनियम को एनोड के ऊपर लगाते हैं और ग्रेफाइट को कैथोड के ऊपर। तो जब ऑक्सीजन गैस उससे रिलीज़ किया जाता है तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड करने के दौरान, जिसमें विच रिएक्ट्स विथ एल्युमिनियम टू फॉर्म अ थिक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। कि किसी भी मेटल को, जैसे एल्युमिनियम की अगर हम बात करें तो जो अगर ये हमने इलेक्ट्रिसिटी वाला पढ़ा था ना, इसमें एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। तो अगर एक यहाँ आपका H2SO4 है मान लो, तो इसमें ऑक्सीजन गैस रिलीज़ होता है जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें H2SO4 है, जब इसका हम इलेक्ट्रिसिटी इससे पास करते हैं तो इधर एनोड और इधर कैथोड होता है, ठीक है। तो एनोड बनाया जाता है मेटल का, जैसे एल्युमिनियम का, और ये आपका ग्रेफाइट या कार्बन का बनता है। तो जब इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड का, तो ऑक्सीजन जो है वो एनोड की तरफ जाता है और एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करता है और उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है मेटल की, ठीक है, ऑक्साइड लेयर ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। उसके ये इसी को हम कहते हैं एनोडाइजिंग ऑफ मेटल्स। इससे जो है हमारा मेटल के ऊपर एनोड की तरफ लगा के और उसके ऊपर एक लेयर चढ़ाने को हम कहते हैं एनोडाइजिंग ऑफ मेटल। नेक्स्ट है रिएक्शन विद वाटर। रिएक्शन विद वाटर, अब मेटल्स जो हैं वो रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ अलग अलग तरीके से। सारे मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, कुछ बिल्कुल रेडिली रिएक्ट कर जाते हैं कोल्ड वाटर के साथ, जिसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम ये आसानी से कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं। इसके अलावा कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, लाइक आयरन एंड एल्युमिनियम। और कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो बिल्कुल हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, एग्जाम्पल है मैग्नीशियम, ठीक है। अब पोटेशियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस इसमें से रिलीज़ होती है।
फिर कैल्शियम जब रिएक्ट करता है तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड इसमें भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। और मैग्नीशियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है इसमें भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस, तो तीनों में हाइड्रोजन गैस इसमें से रिलीज होती है। तो इसके अलावा इन तीनों केस में जो मैग्नीशियम और कैल्शियम का केस है, इन दोनों के केस में मैग्नीशियम और कैल्शियम द मेटल स्टार्ट्स फ्लोटिंग ड्यू टू बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिकिंग टू इट्स सरफेस। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि जब भी हम कैल्शियम या मैग्नीशियम को रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ तब वो फ्लोट करने लगता है। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन के गैस निकलती है वो इसके सरफेस पे आके स्टिक हो जाता है, और क्योंकि वो ज़्यादा हल्का होता है हाइड्रोजन गैस तो इसको ऊपर की तरफ इसके स्टिक होने की वजह से ऊपर आ जाता है और ये मेटल्स फ्लोट करने लगते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद एल्यूमिनियम वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और इसमें से भी हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है, और आयरन भी वाटर के साथ रिएक्ट करता है Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो मेनली वाटर के साथ अगर आप रिएक्ट करो तो क्या बनाता है, ये आपका बना रहा है हाइड्रोक्साइड, ये तीन मेटल्स बनाते हैं हाइड्रोक्साइड और ये बनाते हैं ऑक्साइड। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस सभी में रिलीज़ होती है, ध्यान रखना है आपको। उसके बाद अगर हम मेटल का रिएक्शन करें डाइल्यूट एसिड के साथ लाइक HCl या H2SO4, डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 के साथ जब इसका रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, तो जब भी हम मेटल का रिएक्शन करेंगे, इससे पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि व्हेनेवर अ मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड क्या बनता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। ठीक है, और जैसे मैग्नीशियम को अगर आप HCl के साथ ट्रीट करो तो मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस इसमें से रिलीज होती है, जो कि हम पॉप साउंड एक्सपेरिमेंट से कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एल्यूमिनियम और HCl के साथ जब आप रिएक्ट करते हो तो AlCl3 और फिर ये हाइड्रोजन गैस यहाँ निकलता है। जिंक को जब H2SO4 के साथ रिएक्ट करते हैं तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, तो तीनों में हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। लेकिन कॉपर, मरकरी और सिल्वर ये रिएक्ट नहीं करते डाइल्यूट एसिड के साथ बिकॉज दे आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से ये कम रिएक्टिव होते हैं, इसी वजह से कॉपर जो और मरकरी Hg और आपका सिल्वर Ag ये लेस रिएक्टिव होते हैं। रिएक्टिविटी हाइड्रोजन की ज़्यादा होती है इन तीनों से, इस वजह से ये रिएक्ट नहीं करते। नेक्स्ट है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड होता है आपका HNO3। तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ इसका कैसे रिएक्शन होता है वो हम देखते हैं। तो एज अ मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, मेटल जब रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है और ऑक्सीडाइज टू वाटर। ठीक है, इसमें जो हाइड्रोजन गैस निकलता है वो बाहर ना निकल के, ये क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है नाइट्रिक एसिड, तो जब भी हम नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट कराते हैं तो मेटल अगर नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट किया तो ये MgNO3 ये मैग्नीशियम नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलना चाहिए, बट ये हाइड्रोजन गैस क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसको ऑक्सीडाइज करके H2O बना देता है, वाटर में तुरंत ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, अधिकतर मेटल्स के साथ, लेकिन सिर्फ मैग्नीशियम और मैग्नीज यही हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करा पाता है। ये दो इसके एक्सेप्शंस है। मोस्टली मेटल्स में H2O बनता है, लेकिन इस केस में सिर्फ आपका ये जो केस है मैग्नीज और मैग्नीशियम यही रिएक्ट कर पाता है इसके साथ, और इसी में हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। अधिकतर मेटल्स में वो वाटर और सॉल्ट बन जाता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस सिर्फ किसके साथ रिलीज़ होता है ये ध्यान रखना है आपको, मैग्नीज और मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एंड मैग्नीज रिएक्ट विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ये काफ़ी बार आपका MCQ में आ जाता है, एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया क्या होता है, HNO3 या नाइट्रिक एसिड और आपका HCl कंसनट्रेटेड, दोनों अगर कंसनट्रेटेड हो दोनों का रेशियो जो है तो HCl 3 टाइम्स और ये 1 टाइम्स, तो 1:3 आप कह लो या 3:1 ऑफ HCl HNO3 का रेशियो, इट इज़ कॉल्ड एक्वा रेजिया। और इतना पावरफुल होता है कि इसके अंदर गोल्ड और प्लेटिनम डिज़ोल्व होते हैं, तो इसको गोल्ड और प्लेटिनम को साफ़ करने के लिए या उसके ऊपर का जो लेयर निकालने के लिए भी इस्तेमाल करता है, तो इसे हम कहते हैं एक्वा रेजिया। क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई डाउट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है रिएक्शन विथ अदर मेटल कंपाउंड्स। इसके अलावा बाकी जो मेटल कंपाउंड्स के साथ हम देखते हैं, अगर कोई मेटल A है और अगर सॉल्ट सॉल्यूशन है मेटल B का, तो सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल A बनता है और मेटल B निकल जाता है। लेकिन यहाँ एक खास बात ध्यान रखनी है, तब होता है जब मेटल B से ज़्यादा रिएक्टिव हो मेटल A।
ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ के अकॉर्डिंग ऐसा होता है। तो मोर रिएक्टिव मेटल्स जो है वो डिस्प्लेस कर देते हैं लेस रिएक्टिव मेटल्स को। जिसकी वैल्यू ज़्यादा है वो लेस वैल्यू वाले को डिस्प्लेस कर ही देगा, ठीक है, उसके कंपाउंड से सॉल्यूशन में। इसी से हम रिएक्टिविटी सीरीज़ निकालते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज़ की अगर हम बात करें तो ये एक अरेंजमेंट होता है मेटल्स का इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी, जिसमें सबसे ऊपर होता है आपका पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, फिर एल्यूमिनियम, उसके बाद जिंक, आयरन, फिर लेड के बाद आपका है हाइड्रोजन, कॉपर, फिर Hg। ये ध्यान रखना, हाइड्रोजन देखो हाइड्रोजन से लेस है इसका, तो इसका ये सारे जो हैं ये एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। चाहे कॉपर हो, चाहे Hg हो, मतलब मरकरी हो, सिल्वर हो या गोल्ड हो, ये रिएक्ट नहीं करते। बस इतने यहाँ से यहाँ तक ही हाइड्रोजन के साथ ये हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स ही रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ। फिर है ये डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। अब कॉपर की अगर हम बात करें, कॉपर प्लस AgNO3, तो आपको पता है कॉपर जो है वो Ag से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर Ag को डिस्प्लेस कर देता है इसके सॉल्ट से और बना लेता है कॉपर नाइट्रेट प्लस Ag इससे बाहर निकलता है। और इससे Ag निकालने के लिए हम इसका इस्तेमाल, Ag को सेपरेट आउट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब है रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब अगर मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच रिएक्शन की बात करें, अब आपको पता है जो मेटल्स हैं उनमें टेंडेंसी होती है टू अटेन अ कम्प्लीटली फिल्ड शेल अरेंजमेंट, और मेटल्स अधिकतर इलेक्ट्रॉन्स गिवर होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर देते हैं और कैटायंस बनाते हैं। तो मेटल्स क्या बनाते हैं? कैटायंस, मीन्स पॉजिटिव चार्ज। और नॉन मेटल्स की खास बात क्या होती है कि वो गेन कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल में, और वो क्या बनाते हैं? एनायंस। तो जब भी मेटल्स और नॉन मेटल्स का कंपाउंड बनता है तो कैटायंस और एनायंस के बीच का कंपाउंड बनता है। तो जो अपोजिटली चार्ज, क्योंकि कैटायंस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और एनायंस के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और एक कंपाउंड बनाते हैं, क्योंकि ये दोनों आयंस है तो इसलिए ऐसे कंपाउंड्स कहलाते हैं आयोनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर टू फॉर्म एन आयोनिक कंपाउंड। और जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें MgCl2 का, तो Mg का इलेक्ट्रॉन अगर हम देखें तो मैग्नीशियम में होता है 282, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, और इसको कम्प्लीटली फिल्ड 8 इलेक्ट्रॉन्स कम्प्लीटली फिल्ड है तो 2 एक्स्ट्रा है, तो 2 ये रिलीज़ करके Mg2+ बना देता है। और क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 2 क्लोरीन का इस्तेमाल होता है और 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये 2Cl- बना देता है। तो ये इसकी स्टेबल कन्फिग्रेशन होगी, ये इसकी स्टेबल कन्फिग्रेशन। तो अब यहाँ पर एक Mg2+ है और 2 Cl- है, ठीक है, Cl-2 है। इसके साथ ये रिएक्ट करता है मैग्नीशियम और बना देता है मैग्नीशियम क्लोराइड। तो अगर मैग्नीशियम क्लोराइड देखें तो एक मैग्नीशियम मैग्नीशियम के ऊपर दो इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा थे, ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, 1 इलेक्ट्रॉन इसको देता है। इस दोनों क्लोरीन के ऊपर 7 थे और मैग्नीशियम का 1 आ गया, तो अब इसके ऊपर 8 हो गए, इसके पास भी 8 हो गए, ये भी बैलेंस हो गया, ये भी बैलेंस हो गया और ये इसका भी कंप्लीट हो गया। तो ये कंपाउंड जो बनता है Mg2+ और Cl2-, ये देखो यहाँ माइनस आ गया, Cl- और Mg के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, एक Mg ने तो 2+, और एक Cl ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है तो 1-, और 2 क्लोरीन है तो MgCl2। तो इसका फार्मूला, इसीलिए हम नॉर्मली जो फार्मूला लगता है MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड इसी तरीके से आता है। और फार्मूला लिखने के लिए अगर आपको नॉर्मली पता हो तो Mg और Cl, तो Cl बनाता है -1, Mg बनाता है +2, बस ये दोनों के नीचे आ जाता है, क्रॉस हो जाता है, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट इसके नीचे, इसका इसके नीचे, और फार्मूला बन जाता है हमारा MgCl2, ठीक है। तो इसी तरह से कंपाउंड बनते हैं। अब ये जो कंपाउंड है ये क्या है? आयोनिक कंपाउंड, क्योंकि ये आपका कैटायन है, ये एनायन है, इनके बीच बनता है। तो आयोनिक कंपाउंड की खास बात क्या होती है? तो आयोनिक कंपाउंड आर सॉलिड एंड मोस्टली ब्रिटल, ठीक है। ये क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं और इनको तोड़ा जा सकता है, और इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है। आसानी से नहीं ब्रेक होते, मतलब ब्रिटल का मतलब है चूर चूर हो जाएंगे आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। लेकिन हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है कि ये जल्दी ना ही मेल्ट होते हैं ना ही ये बॉयल होते हैं। इनको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इनके बीच के बॉन्ड को तोड़ने के लिए, और जो इंटर आयोनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, इनके बीच हायर होता है।
इसी वजह से हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। जनरली ये सॉल्युबल होते हैं वाटर में, लेकिन इनसॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक केरोसिन और पेट्रोल में ये इनसॉल्युबल होता है आयोनिक कंपाउंड। फॉर आप अपने आसपास के जो नॉर्मल आयोनिक कंपाउंड अगर बात करो तो NaCl जो नमक हम इस्तेमाल करते हैं आयोनिक सॉलिड होते हैं ना, बहुत छोटे छोटे होते हैं, ब्रिटल नेचर में होते हैं, लेकिन वो जल्दी मेल्ट भी नहीं होते, जल्दी बॉयल भी नहीं होते। उसके अलावा ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हैं, लेकिन ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन। जब वो पानी के साथ फॉर्म करते हैं सॉल्यूशन तभी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा सकते हैं, या मोल्टन स्टेज में। बोथ केसेस में फ्री आयंस उनके पास अवेलेबल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने के लिए। ठीक है, तो ये थे आपके प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड। फिर उसके बाद अब अकरेंस ऑफ मेटल्स, मेटलर्जी, इसके बारे में अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, इसको आप अच्छे से देख लो, अगर कोई डाउट है तो इसको बता देना, और इसको दोबारा से एक बार हम देख लेते हैं आज हमने क्या क्या किया। ठीक है, इसको सबसे पहले हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के प्रॉपर्टीज़ के बेस पे डिफरेंस देखते हैं, और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी डिफरेंस दोनों पे देख लो। और उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल जिसमें रिएक्शन विद एयर हमने किया, और आपको पता है इसमें नॉर्मली सोडियम पोटेशियम रिएक्ट नहीं करता, उसको केरोसिन में रखते हैं। फिर मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक रिएक्ट करता है, इसके बारे में हमने पढ़ा। फिर उसके बाद एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एक बेसिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड तो आपके नॉन मेटल्स बनाते हैं, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हो गए। फिर रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, ये सब हमने पढ़ा। फिर रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है, और ये आयोनिक कंपाउंड। तो ये टोटल इतना हमने पढ़ा, आगे और इससे रिलेटेड अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, इससे रिलेटेड फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कोई डाउट है? क्लियर हो गया? चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इससे रिलेटेड आगे हम नेक्स्ट क्लास में जो मेटलर्जी है वो पढ़ेंगे, और अगर आपको कोई डाउट है तो इसको अच्छे से देख लो 2-3 बार। अगर कोई डाउट तब भी आता है तो हम इसको आगे अच्छे से करा देंगे। इसके बाद हम NCERT से भी होगा तो एक बार चैप्टर पढ़ लेंगे ताकि आपको आसानी से हो जाए। तो इसके बाद हम ये मेटल्स और नॉन मेटल्स, फिर इसके बाद एक्सट्रैक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और फिर कोरोजन के बारे में। ये वाला डायग्राम ध्यान रखना, इस डायग्राम से काफ़ी क्वेश्चन आता है जो रिफाइनिंग ऑफ मेटल हम करेंगे, आगे चल के पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज फ़िलहाल